चालू करिए सर अपना सेकंड पार्ट ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन वीडियो। ओके सर, सर्वेषां पुनः स्वागतम। पहले सेशन में हमने शब्द रूपाणी के ऊपर थोड़ा सा बताया। तो शब्द रूपाणी के लिए आपको सबसे पहले सभी शब्दों के रूप का ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए जो पेपर आपके टीचर जो पढ़ाते हैं एग्जाम्पल्स, उस एग्जाम्पल के आधार पर आप मैक्सिमम शब्द अगर आप लिखोगे या बायहार्ट करोगे, बायहार्ट यानी जो पैटर्न है वो पैटर्न के हिसाब से, तो आपको वो इजी लगेगा। तो इसके बाद का है उपसर्ग का क्वेश्चन। उपसर्गः स्ववाक्येषु योजयत। इसमें 5 उपसर्ग दिए जाते हैं। वो उपसर्ग एप्रोप्रिएट धातु को जोड़ के आप उसका रूप तैयार करके उसका वाक्य में उपयोग करना है। तो इसके लिए आप वाक्य निर्माण करने के लिए सिंपल सिंपल यानी कर्ता और क्रियापद या कर्ता कर्म क्रियापद ऐसे सिंपल वाक्य बनाने की कोशिश करो। नहीं तो संहिता में से जो कुछ भी उपसर्ग के एग्जाम्पल्स है, पर्टिकुलरली दोषादि विज्ञानियम अध्याय में, नहीं तो दिनचर्या अध्याय में, उसमें आपको ये उपसर्ग सहित धातु के बहुत से एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं। तो ये अगर आपने थोड़े से अंडरलाइन किए होंगे तो ये आपको बहुत इजी होगा। उसके लिए उपसर्ग का अर्थ, वो उपसर्ग कौन से धातु को लगाया है उसके ऊपर उसका अर्थ प्रतीत होता है। लेकिन उपसर्ग का जो उपयोग है, जो धातु का अर्थ बदलता है, धातु के अर्थ को प्रभावित करता है या विरुद्ध अर्थ प्रदर्शित करता है, ये उपसर्ग के बेसिक यूजेस आपको पता होने चाहिए। इसके आधार पर ही आप ये वाक्य बना सकते हैं। क्योंकि वाक्य बनाने के लिए आप में आपके यहाँ विचार तो रहते हैं, विचार के ऊपर आप वाक्य बना सकते हैं, लेकिन वो वाक्य उस उपसर्ग और उस धातु को प्रॉपर बैठता है या नहीं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में आ सकता है। तो इसके लिए आपके टीचर ने जो 22 उपसर्ग है, वो 22 उपसर्ग का बेसिक जो बताया है, वो बेसिक अगर आपके ध्यान में रहता है तो ये क्वेश्चन आप आसानी से सुलझा सकते हैं। तो इसके लिए आपके क्वेश्चन पेपर में परा, पी, उप, सम और आ, ये आपको उपसर्ग दिए हैं। तो ये कौन से धातु को लगाने के बाद हम उसका वाक्य बना सकते हैं, ये थोड़ा रीमेमोराइज आपको करना है। और उसके आधार पर एक ही धातु को लगाया तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो अर्थ हमें समझ में आना चाहिए और उसका वाक्य हमें तैयार होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल परा और वी, इसके ऊपर जय, ये धातु का अगर लगा के पराजय, विजय, ये हम बना सकते हैं, लेकिन उसका प्रॉपर यूज कैसे करना है वो हमें याद में आना चाहिए। तो ऐसे उपसर्ग के ऊपर थोड़ा सा उपसर्ग का रीमेमोराइज करो और उसके बाद वो हम वाक्य बना सकते हैं। इसके लिए ट्रांजिशनल करिकुलम में जो कुछ भी सेंटेंस हम बताते हैं, वो सेंटेंस अगर थोड़े से आप रीमेमोराइज किए तो आप ये क्वेश्चन आसानी से लिख सकते हैं। तो इसके लिए आपके लिए ऑप्शंस मैंने बहुत से बताए। एक तो ट्रांजिशनल करिकुलम के सिंपल सेंटेंस, नहीं तो संहिता अध्ययन के अष्टांग हृदय में जो कुछ भी उपसर्ग सहित एग्जाम्पल्स है, वो उपसर्ग सहित एग्जाम्पल को अगर आपने अंडरलाइन किया तो
वो आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उप, उप ये जायते, इसके साथ कनेक्ट किए उपजायते, तो उसका आंसर आपको आपके क्वेश्चन पेपर में ही मिलेगा। व्यायामो आयामो विविधांगानाम, ये जो अव्यय का क्वेश्चन बताया है सर, प्लीज अव्यय का वो क्वेश्चन थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। अव्यय अव्यय तो उपजायते, ये जो है वो आंसर आपके क्वेश्चन पेपर में ही मिलेगा। आयामो विविधांगानाम, ये जो अव्यय का आपने क्वेश्चन छोड़ा है उसमें उपजायते ये वाक्य ही आपको उधर मिलता है। तो ऐसा थोड़ा कीन ऑब्जर्वेशन करके अगर आपने लिखा तो ये आप आसानी से लिख सकते हैं। आ के लिए तो फेमस एग्जाम्पल है ही, गच्छति, गत गत गम धातु को लगा के आगच्छति, ये आप बना सकते हैं। आगच्छति, आगच्छताम, कौन सा भी आप यूज करके इसका वाक्य बना सकते हो। आता एक 15-20 मिनिटात घेऊन येतो। बर, हा हा, आल्यानंतर सांग। हा, तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो आ के लिए तो फेमस एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। तो ऐसे थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर आपने ऑब्जर्व किया तो एक आध दूसरा वाक्य आपको मिल सकता है। ऐसा 100% 100 सभी बार नहीं होगा, लेकिन अभी आया है, इसकी प्रसंगता मैंने इसका उल्लेख किया। सम, ये थोड़ा सा आपको कठिन उपसर्ग लगेगा, लेकिन इसके लिए संहिता अध्ययन में उसका फेमस एग्जाम्पल है अपतर्पण, संतर्पण। ये जो रूप है वो संतर्पयति, अपतर्पयति। अगर आपने शब्द थोड़ा सा मेमोराइज किए तो इसका आप वाक्य बना सकते हैं। तो उपसर्ग के लिए उतना ज्यादा रीमेमोराइज या ऐसा करने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा संहिता अध्ययन में जो एग्जाम्पल्स है, उपसर्ग सहित एग्जाम्पल्स, ये उपसर्ग सहित एग्जाम्पल्स अगर आपने अंडरलाइन करके रखे तो आपको ये बहुत इजी लगता है। और एक ही धातु को दो उपसर्ग लगा के आप वाक्य बना सकते हैं। उप का उपविशति करके भी आता है, उपविशताम करके भी आता है। ऐसा आप अलग अलग धातुओं के साथ आपको जो इजी लगता है वाक्य बनाने के लिए, वैसा आप धातु चुन के यहाँ उपसर्ग का वाक्य में यूज कर सकते हो। ये उपसर्ग के ऊपर, तो उपसर्ग के लिए उसका टीचर ने जो कुछ भी पहले लेक्चर में बताया उसका थोड़ा सा रिमेमोराइज। उसके बाद संहिता में आपको उपसर्ग सहित एग्जाम्पल बहुत मिलेंगे उसका, और गेसिंग से आप कौन सा उपसर्ग लगाने के बाद धातु का अर्थ परिवर्तन होता है। अभी जय का मैं उदाहरण लिया, परा भवती, विजयति, पराजयति, विजयते, ये आप मिलके कौन सा भी वाक्य बना सकते हो। वाक्य बनाना सिर्फ उसमें कर्ता और क्रियापद ऐसे दो ही किए, कर्ता कौन सा है उसके अनुसार क्रियापद का रूप अगर बराबर आपने लिखा तो आपको ये मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये वैसा समझने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए एज कंपेयर टू अगर ये थोड़ा सा इजी रहता है अगर आपने बायाट किया है तो, संहिता का थोड़ा अध्ययन किया है तो, क्योंकि संहिता और संस्कृत एक साथ अध्ययन करना ही है। उसके बाद एफ क्वेश्चन सेम है, वाक्य योजना। क्योंकि यहाँ संस्कृत के पेपर में आपको वाक्य योजना के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस क्यों दिया है, आपको संस्कृत लिखना भी आना चाहिए, आपको संस्कृत पढ़ना भी आना चाहिए। तो इसके लिए उपसर्ग का, अव्यय का और ये
प्रत्यय सहित और सम विशेषण वाचक शब्द के एग्जाम्पल्स आपके इस एग्जाम में आ गए हैं। तो मधुरम फलम, इसके लिए सिंपल मैं वाक्य बोलता हूँ, द्राक्षा फलम मधुरम फलम अस्ति, आम्र फलम मधुरम फलम अस्ति। ऐसा सिंपल सिंपल वाक्य बना सकते हो। चत्वारि दानानि, ये तो आप वैदिकीय सुभाषित साहित्य का अगर आपने अध्ययन किया है तो ये बहुत आराम से इसका आंसर लिख सकते हैं। इह चत्वारि दानानि प्रोक्तानि, ये आप लिख सकते हैं। तो ये स्ववाक्येषु योजयेत्, कौन सा शब्द आया है उसके अनुसार वो शब्द आपके वाक्य में होना चाहिए, और जो शब्द आपने यूज किया है उधर थोड़ा सा अंडरलाइन किया तो एग्जामिनर आपको मार्क्स दे सकता है। उसके बाद दो शब्द जो आए हैं वो प्रत्यय का रूप बनाकर आपको उसका वाक्य में यूज करना है। तो आपको प्रत्यय के बारे में थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, और कौन सा प्रत्यय लगाने के बाद कौन सा रूप तैयार होता है, ये इसमें एक इजी है, गम प्लस त्वा, गत्वा। ऐसा अगर आपने लिखा तो गत्वा ये प्रत्यय शब्द किस प्रकार के वाक्य रचना में यूज होता है। प्रत्यय के ऊपर अगर वाक्य, प्रत्यय का वाक्यों में प्रयोग ये अगर आपने सही तरह से किया है तो ये आप आसानी से लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, पाठम पठित्वा भोजनम करोति, गृहं गत्वा अध्ययनं करोमि। ऐसा इसका वाक्य लिख सकते हैं। सिंपल सिंपल एग्जांपल्स है। तुमुन प्रत्यय, ये पक्तुम, ये आपको संधि और ये करके कौन सा रूप आ सकता है, ये थोड़ा सा तुमुन प्रत्यय में जान लेना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पक्तुम ये ऐसा उसका रूप होना चाहिए, और पक्तुम रूप आप वाक्य में यूज करना चाहिए। तो इसे स्ववाक्येषु योजयेत् में कौन से शब्द आए हैं उस शब्द के अनुसार सिंपल आप थिंकिंग करके वाक्य लिख सकते हो। इसमें विशेषण वाचक शब्द का, और एक तो आपके वैदिकीय सुभाषित साहित्य में ही आपको वाक्य मिलता है। तो ऐसे आपको थोड़ा सा रीमेमोराइज किया, थोड़े थोड़े आपने स्टडी अच्छी तरह से किया तो ये बहुत इजी होता है। वाक्य रचना में सबसे इम्पोर्टेंट है एप्रोप्रिएट कर्ता और एप्रोप्रिएट क्रियापद, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर कर्ता उत्तम पुरुष है तो उत्तम पुरुष का क्रियापद रूप होना चाहिए, मध्यम पुरुष है तो मध्यम पुरुष का क्रियापद रूप जरूरी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये बात इस वाक्य बनाने वक्त ध्यान में रखना, तो ये बहुत इजी लगता है। तो इसीलिए फिर से अभी आपको धातु रूप का अध्ययन अच्छी तरह से आना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है वाक्य रचना के लिए। तो ये हो गया स्ववाक्येषु योजयत। उसके बाद का क्वेश्चन कौन सा है, थोड़ा आगे स्क्रॉल करेंगे सर। एक मिनिट चेक करतो, हाच आहे की दुसरा पेपर आहे तो पॉइंट. बहुतेक दुसरा असणार आहे, हा दीर्घोत्तरी मध्ये येतोय बहुतेक. बरं, एक सेकंड. 3 झाले, 2 असेल, 2 PDF असेल. हा आहे बहुतेक. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो धातु रूपाणी लिखत। इधर जो धातु बताए हैं उस धातु का लकार कौन सा है ये आपको लिखना है।
अगर तुमन प्रत्यय लगाने के बाद जो प्रत्यय आते हैं वो उसका भी एग्जाम्पल आ सकता है। तो उसमें लकार कौन सा है, ये प्रॉपर लकार का ज्ञान हमें होना चाहिए। और लकार में लट लकार थोड़ा इजी रहता है, तो लट लकार का एक एग्जाम्पल आ सकता है। और उसके बाद भविष्यत काल का एक एग्जाम्पल आ सकता है, वैसा आपके क्वेश्चन में आ गया है इच्छन्तु। और ये सबसे पहले उसमें इम्पोर्टेंट क्या है, उसका पुरुष कौन सा है और उसका वचन कौन सा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें लिखना। तो धातु रूपाणी इसके ऊपर क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो आपको दिया हुआ लकार कौन सा है और उसका पुरुष और वचन कौन सा है, ये आपको ध्यान में आना चाहिए। तो इसके आधार पर आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो धातु रूपाणी के जो आपको आपके टीचर ने ट्रिक्स बताए होंगे, वो धातु रूप का और शब्द रूप का अंत्य जो अंतिम वर्ण होता है या अंतिम अक्षर होता है, इसके आधार पर हम उसका गेसिंग कर सकते हैं। तो ये गेसिंग आपके टीचर ने बताया होगा, तो इसके आधार पर आप उसका आंसर लिख सकते हैं। अगर आपको ये नहीं सिखाया है तो हमारा जो ये टुडेज आयुर्वेदा का सेशन चलेगा, उसमें धातु रूप का पठन कैसे करना है, शब्द रूप का कैसे पठन करना है, उसके लिए ट्रिक्स कौन कौन सी है, ये हम बताने वाले हैं। तो इसके आधार पर ये क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। इधर कौन सा भी वाक्य बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका प्रॉपर पुरुष और प्रॉपर वचन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे इसके ऊपर आप क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं धातु रूपाणी। उसके बाद जो है वो कारक संबंध। ये अगर आपने विभक्ति और कारक अच्छी तरह से पढ़ा है तो ये आप आराम से लिख सकते हैं। तो उसमें पहला जो है रसात रक्तम प्रजायते, रसात ये पंचमी विभक्ति है। तो पंचमी विभक्ति रसात रक्तम, रस के बाद रक्त की उत्पत्ति होती है। ये जो हम चरक संहिता का रेफरेंस है उसके आधार पर ये वाक्य हम बना, इधर जो वाक्य दिया है उसमें जो अंडरलाइन किया है, वो अंडरलाइन वर्ड जो है वो इसमें पंचमी विभक्त्यार्थ है। कारक संबंध इसके लिए पूछा है, तो उसके अनुसार पद का अर्थ लिखिए। तो रसापासून या रस के बाद या फ्रॉम रस, ऐसा आप आंसर लिख सकते हैं। आप आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद जनकाय, जनकाय ये विभक्ति अगर आपने अच्छी तरह से कारक और विभक्ति का संबंध आपने अगर अच्छी तरह से किया है तो ये आप आराम से लिख सकते हैं। दर्शन स्पर्शन प्रश्न ही, ये बहुवचन वाचक शब्द है। तो बहुवचन शब्द में कैसा उसका दर्शन स्पर्शन प्रश्न ही प्रथमा विभक्ति है, ये कर्तृ कारक है और आप उसका आंसर आराम से लिख सकते हैं। दूसरा जो है जनकाय पत्रम लिखति, ये संप्रदान कारक रामाय जैसा रूप है, रामाय वैसे जनकाय, सिर्फ आपके पद जो है वो बदलेंगे, शब्द बदलेंगे, लेकिन विभक्ति का जो कारक का अर्थ है वो अर्थ कभी नहीं बदलेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट आपको आना चाहिए।
प्रथमा विभक्ति कर्तृकारक, द्वितीया विभक्ति कर्म कारक, तृतीया विभक्ति करण कारक, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, पंचमी विभक्ति अपादान कारक, षष्ठी को कौन सा भी कारक नहीं है, और सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। ये आपको आने चाहिए। वैसे ही लास्ट का जो है, सह पंडिताय भोजनम ददाति, उसने पंडित को भोजन दिया, जनक को पत्र लिखा। ऐसा आपको मीनिंग अगर पता चला तो उसका हम कारक संबंध बता सकते हैं। प्रथमे मासे, प्रथमे को आधार अधिकरण है, तो मासी ये सप्तमी विभक्ति कारक है। ऐसा अगर आपने आंसर लिखा तो आपके आंसर्स इसके लिए बराबर आते हैं। तो विभक्ति कारक ये जो संबंध है, वो संबंध और उस वाक्य का अर्थ जो है, वो अर्थ के अनुसार ये कौन सा कारक यूज किया है, उसका आपने स्पष्टीकरण किया तो आपको इसके मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये हो गए लघुत्तरी प्रश्न। लघुत्तरी प्रश्न में विभक्ति कारक, संधि, समास, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। एलएक्यू में भी शब्द रूप, धातु रूप, इसके ऊपर आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद जो दीर्घोत्तरी प्रश्न है, वो शब्द रूप और धातु रूप, उसमें पर्टिकुलर धातु या पर्टिकुलर शब्द रूप पूछा जाता है और उसके अनुसार आपको वाक्य की रचना करनी होती है। वाक्य की रचना करनी होती है। तो अस्थि प्रथमा बहुवचन, इकारांत पुल्लिंग शब्द, अगर ये आपको अच्छी तरह से मालूम रहेंगे तो आप इसका वाक्य बना सकते हैं। वाक्य बनाने के लिए सिर्फ एक ही बात याद में रखो, अगर इधर एग्जाम्पल सप्तमी एक वचन ऐसा बताया तो उसका एक वचन रूप का ही क्रियापद रूप आना चाहिए। बहुवचन है तो बहुवचन का रूप का ही क्रियापद आना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्लू ध्यान में रखो। एक सिंपल एग्जांपल है, वृक्षात् पर्णम पतति, ये ऐसा आप वाक्य बना सकते हैं, पंचमी बहुवचन। तो आप इसके लिए आपको शब्द रूप और धातु रूप दोनों का ज्ञान अच्छी तरह से होना चाहिए। ये अगर आपके पास हो गया तो आप ये क्वेश्चन आसानी से लिख सकते हो। तो ये शब्द रूप, धातु रूप, इसके लिए आपका सेल्फ जनरेटेड नॉलेज सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके लिए आपके टीचर ने जो क्लू बताए हैं, वाक्य रचना के जो नियम है, वो नियम अगर आपको एक बार ध्यान में आ गए तो ये बहुत इजी आप बना सकते हैं। तो वृक्ष का पंचमी बहुवचन रूप आपको ध्यान में आना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उसके हिसाब से आप उसका वाक्य बना सकते हो। तो ये शब्द रूप के बारे में हो गया। उसके बाद समास के ऊपर क्वेश्चन है। वो समास के ऊपर जो क्वेश्चन है, अधोदत्तानां समस्त पदानां विग्रह वाक्यम समस्त पद व समासान नामना सह लिखत। इसका मीनिंग क्या है? नीचे दिए हुए समस्त पद का विग्रह वाक्य और उस समास का नाम कौन सा है वो लिखना है, वो लिखना है। तो इसमें जो सबसे बड़ा आपको दिख रहा है
प्रतिपदिकार्थ लिंग वचन परिमाण मात्रे प्रथमा, ये प्रथमा विभक्ति का जो अर्थ है वो अर्थ समझाने के लिए ये समस्त पद है। तो प्रतिपादिकार्थ, प्रतिपादिक का अर्थ निश्चय करना, लिंग का निश्चय करना, वचन का निश्चय करना, परिमाण का निश्चय करना, इसके लिए प्रथमा विभक्ति रूप यूज होता है। तो ये आप समस्त पद का विग्रह वाक्य प्रतिपादिकार्थे, लिंग आर्थे, वचनार्थे, परिमाणार्थे प्रथमा विभक्ति का यूज हम कर सकते हैं। ऐसा आपने लिखा तो आपको मार्क्स मिल सकते हैं। उसके बाद एकम एकम, प्रति एकम, प्रत्येकम, ये उसका आंसर हो गया। तो प्रत्येकम, प्रति एकम, प्रति यानी अव्यय हो गया। तो ऐसे हम उसका आंसर लिख सकते हैं। एकम एकम, प्रति एकम, प्रत्येकम, ये स्टेप्स इसमें आने चाहिए। उसके बाद अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल है निर्दोषः, दोषाणाम अभावः, निर्मक्षिकाम जैसे है दोषाणाम अभावः, निर्दोषः, जिसमें कोई भी दोष नहीं है, निर्दोष है, ऐसा उसका आंसर आपको लिखना है। तो इसके लिए समास के जो प्रकार है उस प्रकार के अनुसार जो विग्रह वाक्य बनते हैं, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा क्लू देता हूं आपको। जो कुछ भी समस्त पद दिए हैं या समास का पद दिया है वो उसका अर्थ जानने की कोशिश करिए, और अर्थ जानने के बाद आप उसके ऊपर थोड़ा आंसर लिखने की कोशिश कर सकते हो। आपके कोशिश के लिए, स्टेप्स के लिए मार्क्स रहते हैं। तो ऐसा मत समझना, अभी मैं पहले ही उदाहरण जो बताया प्रतिपादिकार्थ लिंग वचन परिमाण मात्र, ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगता है, लेकिन कारक का सूत्र अगर आपने ध्यान किया हो, पढ़ा हो, तो ये थोड़ा आपको इजी लगता है। प्रतिपादिका, ये पहला ये है प्रतिपादिक, उसका अर्थ, लिंग उसका निश्चय, वचन उसका निश्चय, मात्रा यानी निश्चय, डिसाइड में, परिमाण उसका निश्चय, ये प्रथमा विभक्ति कर सकता है, करता है, ये वो समस्त पद बताया जाता है। तो इसका प्रतिपादिकार्थ लिंग वचन मात्र, वचन परिमाण मात्रे प्रथमा, ऐसा अगर आपने लिखा तो आपको मार्क्स मिलेंगे ही। तो इतना इजी, आप सिर्फ अटेम्प्ट करो, कोई भी क्वेश्चन खाली मत छोड़ो। अगर आपने उसका अटेम्प्ट नहीं किया तो अटेम्प्ट के जो मार्क रहते हैं दीर्घोत्तरी प्रश्न और लघुत्तरी प्रश्न में, वो आपके जाने की संभावना रहती है। इसमें आपको आधा मार्क तो मिलेगा ही, तो ये बात याद में रखो। अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा तो आपको मार्क नहीं मिलेगा। तो ये सबसे पहले ध्यान में रखो। आपको दीर्घोत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न में जितने भी सब क्वेश्चंस है वो सभी सब क्वेश्चन आपको फॉलो करने हैं। पासिंग के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मार्किंग सिस्टम में आपको जैसे मैथमेटिक्स में स्टेप वाइज मार्क रहते हैं, वैसे संस्कृत में भी स्टेप वाइज मार्क रहते हैं। आपके अटेम्प्ट, आपने, आपको ये समझ में आ गया है, लेकिन आपको ये पूरी तरह से दिखाने को नहीं आ रहा है, ऐसा समझ के एग्जामिनर आधा मार्क डाल सकता है। तो दो तो एग्जाम्पल सिंपल ही है, एकम एकम, प्रति एकम, प्रत्येकम, निर्दोषः, दोषाणाम अभावः, निर्दोषः, ये एग्जाम्पल बहुत इजी है। तो उसके लिए वाक्य बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ा तो आपको इसका आंसर लिखने के लिए आ सकता है। और बाकी सर दो बचे हैं ना सर, टाइम है सर? हेलो
हेलो सर, टाइम है तो लास्ट के दो बचे हैं, उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। नहीं, ये हो गया है। 10 मिनिटं आहेत, आपण घेऊ. हा शेवटचा आहे. हाँ, हाँ, शेवटचे दोन. बरोबर. अभी दीर्घोत्तरी प्रश्न में संधि के ऊपर जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ो, उसके बाद उसका उसका आंसर अटेम्प्ट करने की कोशिश करो. संधि अगर आपने अच्छी तरह से किया है तो आप ये इजी आंसर लिख सकते हो. यहाँ कोई वाक्य बनाने की जरूरत नहीं है, ये सबसे पहले ध्यान में रखो. अननेसेसरी आप आंसर में एडिशनल कुछ भी मत लिखो. संधि छित्वा वा योजयित्वा संधि सूत्रम च लिखत. तो इसके लिए आपको थोड़ा सा संधि सूत्रों का ज्ञान होना जरूरी है. तो संधि सूत्र जो सिंपल इजी है, आसानी से आपको याद रहते हैं, वो याद रखने की कोशिश करो. फॉर एग्जाम्पल, अकस्वर्णे दीर्घ, इको यणचि एयिं पदांतांत्यदि, ऐसे जो सिंपल सिंपल जो है वो ध्यान में रखने की कोशिश करो, तो आपको ये थोड़ा इजी लगेगा. अभी जो आपके क्वेश्चन पेपर में क्षीणे अनिले प्राणो अत्र यथोत्तरम पचति अन्नम भक्षयेत दन पवनम, इधर जो आपको जो क्वेश्चंस आ गए हैं उसमें पूर्व रूप संधि के एग्जाम्पल्स है. उसके लिए एक आसान ट्रिक मैं बताता हूँ. अवग्रह चिन्ह जहाँ रहता है वो मोस्टली पूर्व रूप संधि होता है. ओनली अपवादात्मक सवर्ण दीर्घ संधि होता है, लेकिन वो अपवाद हम जानने की कोशिश नहीं मत कीजिए, कंफ्यूजन हो जाएगा. संधि प्रकरण में आपको वो डिटेल में याद आ जाएगा. तो ये पहले दो है वो पूर्व रूप संधि के एग्जाम्पल है. एन पदांतादति, ए और ओ, ये अगर पूर्व पद के अंत में आता है और उत्तर पद अ स्वर से शुरू होता है, अत, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. अत यानी ह्रस्व आकार, यानी ओनली अ आता है तो वह पूर्व रूप संधि होता है. तो इसके लिए अवग्रह चिन्ह वो अ की उपस्थिति दर्शाता है. यानी जो उत्तर पद में अ स्वर है, उस स्वर का ज्ञान अवगत होने के लिए ये अवग्रह चिन्ह बनाया है. तो इसका संधि छेदन कैसे करना है, ये समस्त पद हो गया. क्षीणे अनिले, क्षीणे प्लस अनिले, क्षीणे प्लस अनिले. सर पूर्व पद, एक मिनिटं उरलं तर का आता. ठीक है, ठीक है. तो ए, ये पूर्व पद का अंतिम अक्षर है, उत्तर पद अ से शुरू हो गया है. यथोत्तरम, ये जो है